अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसा कोमल। आज की अहम खबरों का जिक्र करते हैं। एक तो पीटीआई का लॉन्ग मार्च दोबारा से शुरू हो चुका है, उसी मकाम से जहां पर पीटीआई चेयरमैन के ऊपर अटैक किया गया था वजीराबाद के मकाम से। इमरान खान साहब ने वीडियो लिंक से खिताब भी किया। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इमरान खान साहब ज़ख्मी हालत में हैं और वो पार्टी की तरफ से भी डिसाइड किया गया था कि वो बराह रास्त शिरकत नहीं करेंगे। रावलपिंडी में वो अलबत्ता ज़रूर शरीक होंगे। तो इमरान खान साहब ने जो खिताब किया उसमें एक तो उन्होंने अपने पे हमले की तहकीकात के हवाले से चीफ जस्टिस से अपील की। दूसरी बात उन्होंने दोहराई, जो कि एक बड़ी ख़तरनाक बात है और बड़ी हैरानकुन बात भी है, एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कहा जाना। उससे पहले उन्होंने एक इंटरव्यू में बात कही थी। आज उन्होंने अपने इस वीडियो लिंक खिताब में भी कहा कि मुझे इस तरह मालूम है कि मेरे ऊपर हमले की प्लानिंग की गई थी कि एजेंसीज़ के अंदर से लोग मुझे ये बात बताते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मुझे सियासत चमकाने के लिए झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, इंतखाबी नताइज आप लोग देख सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा मुझे मालूम है एजेंसीज़ कैसे ऑपरेट करती हैं क्योंकि मैं वज़ीर आज़म रह चुका हूँ। और ये भी कहा कि मैं मुल्क का साबिक वज़ीर आज़म अपनी ही FIR रजिस्टर नहीं करवा सका। ये इमरान खान साहब ने बातें की। इमरान खान साहब की जो गुफ्तगू है उसकी एक और हवालों से आज बहुत बात हो रही है। रोज़नामा डॉन पे आतिका रहमान साहिबा ने उनका एक इंटरव्यू किया इमरान खान साहब का, जिसमें उन्होंने एक बात ये भी कही कि नवाज़ शरीफ का जो केस है, एवन फील्ड केस, उसमें उनकी कन्विक्शन जो हुई वो इसलिए हुई क्योंकि आर्मी ने की तरफ से 2 ब्रिगेडियर्स उस JIT के अंदर शामिल किए गए थे। साथ ही इमरान खान साहब ये भी कह रहे हैं कि मुझे उनसे जब ये सवाल बारहा हर कोई करता है और इस इंटरव्यू में भी किया गया कि आपका और इस्टेब्लिशमेंट का फॉल आउट आखिर हुआ किस मकाम पे, तो उस पर इमरान खान साहब कहते हैं कि वो एहतसाब के हवाले से उनके साथ हमारे मसाइल चल रहे थे और यहाँ पर वो कह रहे हैं कि यहाँ पर कन्विक्शन हुई उनकी वजह से। ये एक तजाद है जिसको हम जानने की कोशिश करेंगे। फवाद चौधरी साहब ने आज ये बात की और उन्होंने कहा कि ये जो हुकूमत है, नवाज शरीफ मनसूबे के तहत मार्शल लॉ लगवाकर पाकिस्तान की फ़ौज और इदारों को ख़राब करना चाहते हैं। ये बात फवाद चौधरी साहब ने की और बड़ी इसके ऊपर उन्होंने खदशे का इजहार किया। लेकिन दूसरी तरफ उनके अपने पार्टी के चेयरमैन से जब चंद दिन पहले ये बात पूछी गई थी तो उन्होंने कहा कि लगा दे मार्शल लॉ, मुझे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये एक तजाद क्यों सामने आ रहा है? फवाद साहब ने भी शिकवा किया कि कुछ महीनों से मुल्क के अंदर जो सूरत हाल है वो तो किसी मार्शल लॉ, बदतरीन मार्शल लॉ में नहीं देखी गई। लेकिन हम भी एक सवाल प्रोग्राम में ज़रूर उठाएंगे कि एक ये जमहूरियत ही तो है कि इमरान खान साहब आकर इस हद तक बात करते हैं अपने खिताबात के अंदर, और आज तक वो नशर भी हो रहे हैं जिसके अंदर वो इदारों के हवाले से डिवीज़न की बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि वहाँ पर कुछ लोग मेरे साथ मिले हुए हैं, जो कि बड़ी नामुमकिन किस्म की बात होती है नशर करना उसको, लेकिन की जाती है जब खान साहब कहते हैं। जबकि दूसरी तरफ MQM के कायद ने एक तकरीर की थी एक ज़माने में, उसके बाद से हम उनको MQM कायद कह के पुकारते, उनका नाम भी नहीं लेते। तो किस तरीके से ये हालात माजी के मार्शल लॉ से के जैसे हैं, ऐसे भी ज़्यादा ख़राब हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। आप लोग जानते हैं PTI एहतजाज कर रही है मुल्क भर में और इसकी वजह से आज चौथे रोज़ भी सड़कें बंद रहीं। अवाम की तरफ से शदीद एहतजाज किया गया। आप लोग TV के ऊपर भी देख रहे होंगे कि अवाम गम व गुस्से का इजहार कर रहे हैं। तो एहतजाज के बाद कुछ खबर ये थी कि PTI रावलपिंडी और गिरदुरवा में सड़कें खोलने का फैसला कर रही है। लेकिन एज ऑफ नाउ जब हम बात करें, मोटरवे अभी भी बंद है। सूरत हाल ऐसी है, कहीं पर PTI के रहनुमाओं ने क्रिकेट खेला, कहीं पर मोटरवेज पर कील ठोके गए और कहीं पर सदाकत अली अब्बासी साहब सलीम रज़ा साहब का मशहूर ज़माना गाना गुनगुनाते हुए नजर आए। वो आइंदा हमारे प्रोग्राम में आएंगे तो हम उनसे कहेंगे बराह रास्त भी हमें सुनाए। टेक्सला में PTI के अरकान आपस में ही लड़ पड़े और एक ग्रुप, तैमूर ग्रुप जो है, उनके खिलाफ मुकदमा हो गया। और एक और अहम खबर यह कि प्राइम मिनिस्टर साहब से आज लंदन में जब पूछा गया कि आप यहाँ पर आए, अहम तरीन इस वक्त मुल्क के अंदर हालात बड़े ख़राब हैं, तो आपने अहम तरीन को फ़ैसला कर लिया। तो उन्होंने कहा मैंने अपने बेटे के साथ, भतीजियों के साथ और अपनी फैमिली के साथ लंच किया। तो एक सवाल ये उठाया जा रहा है कि मुल्क में इंतशार की सूरत हाल है और प्राइम मिनिस्टर साहब लंचेस कर रहे हैं फैमिली के साथ, ये क्या ठीक है? ये दोनों चीज़ें एक साथ। दूसरा, नवाज शरीफ साहब को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट भी मिल चुका है, तो क्या सरप्राइज़ के तौर पे अपने साथ अपने भाई और पार्टी के कायद को तो नहीं लेके आएंगे? इन सब इशूज़ के ऊपर हम बात करते हैं। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं सेनेटर अफनान साहब, रहनुमा मुस्लिम लीग नून, आलमगीर खान साहब हमारे साथ रहनुमा तहरीक इंसाफ कराची से मौजूद हैं, और नादिया नकी साहिबा को हमने आज ख़ास तौर पर प्रोग्राम में दावत दी है, उनका तज्जिया हासिल करेंगे। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आलमगीर साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। इमरान खान साहब ने गुफ्तगू की है, ये बात वो बार बार कह रहे हैं, दोहरा रहे हैं अब एट दिस पॉइंट कि एजेंसीज़ के लोग मुझे अंदर से बताते हैं, हम दिफाई माहिरीन से या फिर तज्जियाकारों से इस बारे में 1-2 दिन से बात कर रहे हैं, वो रूल आउट करते हैं जो लोग दिफाई मामलात को समझते हैं। वो कहते हैं ऐसा हो नहीं सकता कि इदारों के अंदर से मुमकिन नहीं है कि वो अपनी हलफ की खिलाफ वर्जी करके किसी की सियासी तरफदारी करें और अंदर से रिपोर्ट दें। क्या बतौर साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ये बारहा उनकी तरफ से दोहराना मुल्की सतह पर और बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर वो इदारों को मुतनाज़े नहीं बना रहे खान साहब, जिनके ऊपर ऑलरेडी वो बहुत सारे सवालात रख चुके हैं?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, खान साहब जहाँ ये कहते हैं, बिल्कुल ये कहते हैं, वहाँ वो ये भी कहते हैं कि चूंकि मैं साबिक वजीर आजम हूँ, मैं उस मनसब उस ओहदे पे था कि जिसके कॉन्टेक्ट्स होते हैं, हर महकमे में, हर शोबे में कॉन्टेक्ट्स होते हैं, तो वो कॉन्टेक्ट्स आज भी बहाल हैं और यकीनन उनके जराए हैं, मीडिया में भी हैं, इदारों में भी हैं, वहाँ से इंफॉर्मेशन उन तक आती है। रही बात, देखें, इदारे का प्रॉब्लम उनका अपना फेल है, उनके अपने अमाल हैं। वो आज इदारे अगर सियासत से आज़ाद हो जाएँ, सियासत में अमल दखल ना करें, तो कोई उन पर बयानबाज़ी नहीं होगी, कोई उन पर इस किस्म की बातचीत नहीं होगी। लेकिन जब इदारे इस किस्म के, आप कह रहे हैं मार्शल लॉ का वक़्त नहीं है, ये मार्शल लॉ नहीं तो और क्या है कि मीडिया पर्सन्स भागे-भागे फिर रहे हैं। अरशद शरीफ जो है उसके लिए ज़मीन तंग कर दी जाती है, सेंसरशिप है, किसी का नाम नहीं लिया जा सकता। यहाँ एक एफआईआर नहीं कटाई जा सकती, मुद्दई चिल्ला रहा है, 1 हफ्ता गुजर चुका, साबिक वज़ीर-ए-आज़म मुद्दई है। दुनिया में हमारे इंसाफ के कानून के निज़ाम का मज़ाक उड़ाया जा रहा है और आप मुद्दई किसी को नॉमिनेट नहीं कर सकता। तो ये तो मार्शल लॉ से कतक कलामी की माजरत आपसे आलमगीर साहब। ये तो खैर बहरहाल सवाल सारे पंजाब हुकूमत के ऊपर ही उठ रहे हैं जहाँ पे आप लोगों की अपनी हुकूमत है, लेकिन कैसे मार्शल लॉ में क्या मुमकिन था? माजी में आप भी मुख्तलिफ अदवार देख चुके हैं पाकिस्तान में कि इदारों के हवाले से खान साहब ने सोर्सेज को कोट करके नहीं कह रहे, वो ये कह रहे हैं कि इदारों में जिन्होंने शख्सियात जो मौजूद होती हैं हलफ लिया हुआ होता है उन्होंने इदारे की पासदारी करने का, वहाँ से लोग मुझे बता रहे हैं अंदर की इन्फॉर्मेशन के वहाँ पे क्या हो रहा है, और वो इसके ऊपर एलेज कर रहे हैं, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि बाकायदा तौर पर वहाँ पर मेरे ऊपर अटैक की प्लानिंग हुई। तो ये कौन से मार्शल लॉ के दौर के अंदर ये मुमकिन था कि इस तरह की बात कोई पार्टी लीडर करे और वो ये बातें नशर भी हों हर जगह, सोशल मीडिया पे और टीवी पे और इंटरनेशनल मीडिया पे भी? देखें, एक चीज तो ये कि हमेशा खान साहब ने फर्द वाहिद की बात की, पूरे इदारे की बात नहीं की, नंबर 1। और हमेशा उन्होंने कहा कि जो भी इदारे में या फौज में जो भी अफसरान है या जो सिपाही है वो मेरे भाइयों और बच्चों की तरह है, और फौज का मजबूत होना मुल्क की मजबूती है। तो इसको आप इदारे से बिल्कुल अलग रखें। जी सेनेटर साहब, इमरान खान साहब ये बात कहते हैं जो आप लोगों की तरफ से आता, तारड़ साहब ने और भी कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि ये जो अटैक है इमरान खान साहब के ऊपर, ये तो सही अटैक लग ही नहीं रहा, लग रहा है कि इसने झूठ के हवाले से तासुर दिया गया। वो कह रहे हैं मुझे झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है, मैं कोई मेरी जो सियासत है वो इंतखाबी नताइज आप लोगों के सामने है, मुझे सियासत के लिए झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता वो कहते हैं कि ये मेरे सीरियस इल्ज़ाम है और मेरे पास इदारों के अंदर बैठे हुए लोग हैं जो मुझे ये बातें बता रहे हैं। ये दोहराई है इमरान खान जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात ये है कि ये जो आप बात कह रही है कि इदारों में बैठे हुए लोग हैं जो इमरान खान साहब को ये बात बता रहे हैं, तो सारा पाकिस्तान जानता है कि इनके सबसे करीब कौन रहे हैं इदारे के अंदर बैठे हुए लोग जो इनको ये बातें बता रहे हैं। तो ये बड़ा तशवीशनाक बात है। मेरा ख्याल है इसके ऊपर एक इंक्वायरी होनी चाहिए, एटलीस्ट विद इन द इंस्टीट्यूशन तो होनी चाहिए कि एक ओपनली या कहते हैं इतना बड़ा इल्ज़ाम इन्होंने लगा दिया कि मुझे इदारे के लोग बता रहे हैं कि मेरे पे हमला करवाया गया है, मुझे कत्ल करने की कोशिश की गई है। फिर इन्होंने इससे भी ज़्यादा एक अहम बात ये की आज इमरान खान साहब ने कि ये फरमाते हैं कि देखें, मैं जब खुद वज़ीर आज़म था तो मुझे पता है कि कैसे काम होता था, यानी कि जब खुद वज़ीर आज़म थे तो ये सारे उल्टे सीधे काम एजेंसियों से अपने करवाते रहे हैं, तो इनको मालूम है कि एजेंसियाँ कैसे काम करती हैं अपने मुखालफिन के खिलाफ, या जिन्होंने खुद बादी वाली की है। तो आज जब आप रिसीविंग एंड के ऊपर आप आ गए हैं तो आपको तकलीफ हो रही है। कल तक लेकिन खान साहब जब के दौरे हुकूमत में खुदा न खास्ता किसी पॉलिटिकल पार्टी या लीडरशिप के ऊपर कोई इस तरह का इस नौयत का अटैक भी तो नहीं हुआ। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को क्या कहते हैं, 2 दफ़ा हार्ट अटैक हुआ, ये नैब की उसके अंदर और इनके ऊपर है डायरेक्ट इल्ज़ाम, इमरान खान के ऊपर है, इन्होंने करवाया था। क्या कहते हैं वो सारा का सारा, ये जो कहते हैं ना मुझे पता है कि खाने में चीज़ डाल दें तो हार्ट अटैक हो जाता था, करवाया था उस वक्त। करवाएंगे मुकदमा, पहले आ तो जाए, सारे होंगे। आप मैं आपको बता ही रहा हूँ कि ये उल्टे सारे इलीगल अपने काम करवाते रहे, इसलिए इनको मालूम है कि क्या 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 होता रहा है। ये खुद इन्वॉल्व रहे हैं, इनको मालूम है आरटीएस कैसे बिठाया गया था, इनको मालूम है अफसार आलम को गोली किसने मारी, इनको मालूम है मतीउल्लाह जान को किसने उठाया था। ये आज इनको एकदम से कहते हैं मतीउल्लाह जान का वो ओनरशिप लेते हैं, उन्होंने कहा फिर हमने उनको कहा कि भी छोड़ दें। जमहूरियत के चैंपियन अभी भी रिसेंटली बने। भाई आप मुझे एक बात बताएं, आप कह रहे हैं कि आप चाहते हैं कि इदारे सियासत से बाहर हो जाए, तो आप फिर ये क्यों कहते हैं कि न्यूट्रल जो है वो जानवर होगा? न्यूट्रल है मेरे जो यानी कि घर पे डाका बन रहा है तो चौकीदार न्यूट्रल रहेगा, ये अल्फाज थे ना। इसका मतलब ये कि आपकी जमहूरी सोच नहीं है। नादिया, आपके ख्याल में जो खान साहब से आजकल सवाल भी हो रहा है बारहा कि आप ये चाहते क्या हैं एक्चुअली इदारों से,
उस पर कुछ कहिएगा। लेकिन ये जो बात इमरान खान साहब रिपीट करें, आपके तज्जिए के मुताबिक एक ब्लफ कॉल कर रहे हैं इमरान खान साहब, जैसे उन्होंने बहुत सी चीज़ों के अराउंड प्ले किया है। फॉर एग्जाम्पल वो ये भी कह रहे थे कि ये लोग आर्मी चीफ नहीं लगा सकते। अभी कल परसों आपने भी सुन लिया होगा, सहाफ़ियों को उन्होंने कहा मुझे इससे तो कोई एतराज़ नहीं कि लोग जिस मर्जी को लगा दें। ये जो इमरान खान साहब ये जो स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं कि इदारों के अंदर के लोग हैं, ये एक तशवीश की सूरत हाल बनाने के लिए है, ये हर चीज़ को क्वेश्चन में लेके आने के लिए है, ये जेन्युइनली आप समझती हैं कि ये मुमकिन हो सकता है? थैंक यू सो मच अप्सा फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। देखिए, इमरान खान साहब हर यू टर्न तो मशहूर थे ही इमरान खान साहब के, लेकिन अब जिस किस्म की ऑन स्लॉट या जिस किस्म की असॉल्ट उन्होंने लॉन्च की हुई है इदारों के हवाले से, उसकी नज़ीर नहीं मिलती। गोया पिछले मैं कहूँगी कि सियासी लीडरान ने ऐसा किया, इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बातचीत ज़रूर की, लेकिन जिस किस्म के नेम्स कॉलिंग अब इमरान खान साहब कर रहे हैं और हर दिन गुजरते के साथ वो एक नई बात करते हैं। सबसे पहले तो जिस तरह की बात उन्होंने की, जिस डॉन के आर्टिकल का आपने भी हवाला दिया आतिका के, यकीनन ये बहुत तशवीशनाक बात है, बिकॉज इदारों में मौजूद लोग जो हैं वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के पाबंद होते हैं, और अगर वो इस तरह से सियासी लीडरान को कुछ भी बताएंगे या उनको किसी किस्म की इंफॉर्मेशन पास ऑन करेंगे, तो एक तो वो अपने हलफ की पासदारी नहीं कर रहे, और उससे फिर मजीद सवाल उठेंगे कि क्या इससे मुल्क के किसी किस्म की भी जो सीक्रेट्स हैं, क्या वो इस तरह से दिए जा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये सिर्फ एक इल्ज़ाम हो सकता है, और अगर इल्ज़ाम नहीं है, बहरहाल इसकी इन्वेस्टिगेशन ना सिर्फ इदारे के ऊपर होनी चाहिए बल्कि हुकूमत वक्त को भी करनी चाहिए, क्योंकि इदारे उनके अंडर आते हैं। उन्होंने इन इदारों का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है और पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम करना है। अब आते हैं कि जो इमरान खान साहब बार बार कह रहे हैं, मुझे ये लगता है अब्सा कि ये आपने देखा होगा कि अब मौजूदा आर्मी चीफ ने फेवल्स का भी आगाज़ कर दिया है। आज तो बाकायदा फॉर्मेशन से उन्होंने खिताब भी किया, और जिस तरह से मुलाकातें हो रही हैं, मुझे लगता है कि इमरान खान साहब ये समझ रहे हैं कि अब उनसे कोई बात नहीं कर रहा। पहले तो बैकडोर राब्तों की बड़ी कोशिश की सदर आरिफ अलवी साहब ने, और अब जब बैकडोर राब्ते ख़त्म हो जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें उनको समझ में आने लगी हैं सियासी लैंडस्केप पर, तो हो सकता है कि वो एक नया तरीके का ऑनस्लॉट जो है वो लेकर आ रहे हैं, ताकि कहीं दोबारा से उनको इंगेज किया जा सके, उनकी बातें मानी जा सके। सो मुझे यही लगता है कि ये जो बातें वो कर रहे हैं, शायद उसमें कोई एविडेंस नहीं है, बल्कि ये एक रिएक्शन है, एक रेज है कि मेरी एक भी बात नहीं मानी जा रही। नए आर्मी चीफ की तैनाती का वक्त करीब आ रहा है, और लगता यही है कि नया आर्मी चीफ बिल्कुल तैनात भी किए जाएंगे। उधर नवाज शरीफ साहब को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट भी मिल गया है, इसका मतलब वो भी तशरीफ लेकर आएंगे। सो हर गुजरते लम्हे और दिन के साथ मैं समझती हूँ कि हम मजीद बातें जो हैं वो इमरान खान साहब से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऐसा लग रहा है बिल्कुल नादिया, जो बात आप कह रही हैं, एक स्टेप बैक लेते हैं, एक आध दिन का इंतजार होता है उसके बाद, और अचानक से जिस तरह लॉन्ग मार्च की कॉल आती है, ये जाहिर नजर आ रहा है पीटीआई की एक स्ट्रेटजी और खान साहब की ज़ाती तौर पे भी, कि वो हालात वाक़यात को देखकर अपने अगले इक़दाम ले रहे हैं, और यहाँ पर उन्होंने 2 कदम वो आगे चले हैं। कल रात से अगर उनके ट्वीट्स और आज का उनका बयान देखें, आलमगीर साहब, खान साहब ने जो इस इंटरव्यू का मैं हवाला दे रही हूँ जो आज डॉन अखबार में छपा है, उसमें उन्होंने ये बात कही है कि नवाज शरीफ जो है वो एवन फील्ड में जो उनकी कन्विक्शन हुई थी वो तो इसीलिए हुई थी कि उस जेआईटी के अंदर 2 ब्रिगेडियर्स शामिल थे। तो एक तरफ उम्मीदें भी सारी आप लोगों की इदारों से ही हैं, दूसरी तरफ उसी इंटरव्यू में इमरान खान साहब की बहुत बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि वो कह रहे हैं कि जी नैब को इस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में था, इसलिए मैं एहतसाब नहीं कर पा रहा था, ये मेरा फॉल आउट का असल वजह थी। तो ये कैसे दोनों बातें तो आपस में नहीं, एक तजाद है दोनों बातों में। देखिए, नैब का वो ये कहते हैं कि नैब मेरे इख्तियार में नहीं थी, नैब इंडिपेंडेंट था, ये कभी नहीं कहा कि वो एस्टेब्लिशमेंट के पास थी। रही बात, ये बात बिल्कुल ठीक है कि जेआईटी में ब्रिगेडियर आज के इंटरव्यू में उन्होंने कहा है, आलिम सर सॉरी कता कलामी की बात खान साहब ने, उन्होंने आज के इंटरव्यू में ये बात कही है बाकायदा तौर पे कि वहां पे केसेस जाते थे और वो बिल्कुल हल्की स्पीड से चलना शुरू हो गए और कहीं पे रिहाइयां होने लग गई, तो इस वजह से मुझे इस बात पे बहुत गुस्सा था, और वो एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में थी। खान साहब, बिल्कुल ये बात ठीक है कि खान साहब जो नैब की स्पीड, जो रिजल्ट चाहते थे वो नहीं थे, और वो बारहा कह चुके, बल्कि कह चुके अगर नैब नियाजी होती तो 3 नहीं 300 लोग अंदर होते। तो ये बात ठीक है। और रही बात जेआईटी की, तो इसमें कोई शक नहीं कि वो जेआईटी अदालती हुक्म पर बनाई गई थी और उसमें ये लोग एजेंसीज के लोग मौजूद थे और अदालत ने ही कन्विक्ट किया। आज भी हमारा सवाल अदालत से ही है। इमरान खान साहब चीफ जस्टिस को मुखातिब करके कहते हैं कि मेरी एफआईआर बनाई जाए, मेरी एफआईआर में जो नॉमिनेट मैं कर रहा हूं लोगों को बतौर मुद्दई, उनके नाम शामिल किए जाए ताकि तफ्तीश आगे बढ़ सके। आज अदालत अपना किरदार अदा नहीं कर रही। और क्या नवाज शरीफ को इमरान खान ने कन्विक्ट किया था या अदालत ने किया था?
तो ये सारी चीजें इस वक्त जो हमें इदारों का किरदार नजर आना चाहिए, वो चाहे जुडिशरी के हवाले से हो, वो नजर नहीं आ रहा इस सारे सिर्फ ये सीन बात में। है कि अगर वहां पर कन्विक्ट करवाने में उन्होंने अपना किरदार अदा किया, जो आज खान साहब कह रहे हैं 2 ब्रिगेडियर्स उस JIT में शामिल हुए, तो फिर आज ये दूसरा शिकवा उनका किस बात का है कि उसके बाद मुझे एहतसाब उन्होंने नहीं करने दिया? मैं अगर सिंपली इसको पुट करूं, सॉरी, अगर एक तरफ वो कह रहे हैं कि कन्विक्शन करप्शन के खिलाफ उनका ये किरदार था कि उसमें 2 JIT के अंदर शामिल हुए शख्सियात और नवाज शरीफ साहब की कन्विक्शन हो गई, तो बाद में वो किस चीज़ का शिकवा कर रहे हैं? ये दोनों चीज़ों को ऐड अप नहीं करती हैं। अगर आप क्विकली कह दें फिर मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगी। बाद में किस बात का कह रहे हैं कि इदारे मुझे एहतसाब नहीं करने दे रहे? रिजीम चेंज ऑपरेशन का शिकवा ये है और अवाम ये शिकवा कर रही है कि जिन चोरों को, जो डिक्लेयर्ड चोर हैं, उनको आप उठाकर वो मनसब पर आ जाते, आपके सामने खुली हेर पेर सब कुछ खरीदो फरोख्त हो रही होती, सिंध हाउस में बाजार गर्म होता, नीलाम घर बना होता, और फिर नामालूम नंबर से कॉल्स जा रही होती, MNAs को खरीद फरोख्त हो रही होती। तो ऐसे में ये कौन का शिकवा है कि आप जो है उसमें कहते हैं कि हमारा कोई अमल दखल नहीं, आप कहते हैं कि हम इसमें किरदार अदा नहीं कर रहे। हम बात करें इमरान खान साहब की जो गुफ्तगू रही है मुख्तलिफ, एक तो आज उन्होंने वीडियो लिंक खिताब भी किया और एक उनका आज जो डॉन रोजनामा अखबार के ऊपर जो आज इंटरव्यू छपा है उसकी भी हम जिक्र कर रहे हैं। सेनेटर अफनान साहब, आलमगीर साहब की गुफ्तगू आप इस पर सुन चुके हैं, आप इसको सेलिब्रेट करते हैं? ये जो बयान जो आज इमरान खान साहब का छपा, जिसके अंदर वो कैटेगोरिकली ये बात कहते हैं कि एवन फील्ड में जो कन्विक्शन हुई है नवाज शरीफ साहब की, वो इसीलिए हुई कि उस JIT के अंदर फौज ने 2 ब्रिगेडियर्स को भी शामिल किया था, की तरफ से शामिल किया गया था। मेरा ख्याल है कि ये एक एडमिशन है इमरान खान साहब की तरफ से उन गलत कामों का जो इन्होंने किए इक़्तिदार में आने के लिए। और ये खाली वो 2 ब्रिगेडियर नहीं थे, ये भी पूरे, ये पॉलिटिकल साइड है, पूरे वो ये थोड़ी कह रहे हैं कि हमने शामिल करवाए थे। नहीं, शामिल नहीं, लेकिन ये आपको याद है ना, इन्होंने पूरा पॉलिटिकल रोल इन्होंने प्ले किया था। उस वक्त भी धरने दे रहे हैं, इस्लामाबाद आ रहे हैं यहाँ से वो, और फिर साकिब निसार साहब की जो खिदमात है पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने के लिए, उन्हें भी नहीं भूलना चाहिए। इन सब ने मिल के ये काम किया था। आज जब अपने पे आई है तो तकलीफ समझ में आई है कि दूसरों के साथ क्या क्या आप लोग पहले करते रहे थे। आपने नवाज शरीफ को कत्ल करने की कोशिश की नैब के हवालात में, आपने नवाज शरीफ की सियासत ख़त्म करने की कोशिश की RTS बिठा के। उस वक्त सबसे बड़ी फेडरल पार्टी PMLN थी। आज आपको अपनी तकलीफ हो रही है, आपको उस वक्त ये वाली इसका जवाब दिया RTS का। उन्होंने कहा 2018 के कोई रिग्ड इलेक्शंस नहीं थे, आप आज भी देख लें, मेरे लिए नताइज निकल रहे हैं जो इंतखाब हुए पिछले कुछ दिनों में, वो उससे मुताबिकत रखते हैं। कोई तो जो बाई इलेक्शन हम 2018 से पहले सारे जीत रहे थे, वो उनके हिसाब से मुताबिकत रखता था जो रिजल्ट आया था 2018 का। और बच्चा जानता है, वो कह रहे हैं मैं फुल मेजॉरिटी के साथ था, अगर रिग किया गया होता मेरे लिए। बच्चा पाकिस्तान का जानता है कि ये इलेक्शन रिग करके नहीं जिताया गया है। जो पूरे के पूरे मुल्क में फॉर्म 45 नहीं दिए गए, बैर को अपना उनको पोलिंग स्टेशनों में घुसाया गया बंदूकें लेके लोगों को, उन्होंने जाके वहाँ पे जो ठप्पे लगवाए, सारे लोगों ने वीडियोस देखी हैं। कहते हैं पूरे पाकिस्तान को पता है कि इनको पूरे मुल्क का सियासी निज़ाम उखाड़ दिया गया, पूरी मुल्क की फॉरेन पॉलिसी तबाह बर्बाद की गई, इन पूरे मुल्क की अखलाकियात का जनाजा निकाला गया इनकी खातिर। और उसके बाद आके जो है ये फिर भी इनकी ख्वाहिशात पूरी नहीं हुई। इनकी ख्वाहिश ये है कि फ़ौज और आर्मी जो है वो PTI का ज़ेली इदारा बन जाए, वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान का ज़ेली इदारा ना हो, वो इनका ज़ेली इदारा हो कि ये ऑर्डर जारी करें और वो पूरा करें, तब तो ठीक है। इनके ये बशीर मेमन को भूल गए क्या? बशीर मेमन जो DGFI है, उसने आके आपकी ख्वाहिशात की कहानियाँ नहीं बताई पाकिस्तान के सामने कि आप कहते हैं कि मेरे मुखालफिन को उठाओ अंदर करो, उनके खिलाफ झूठे केसेस बनाओ। तो आज आपको क्या कहते हैं, जब अपने पे आई है तो आपको बहुत तकलीफ होगी। और फिर ये पंजाब गवर्नमेंट का, अगर आपके साथ गलत हुआ तो वो गलत, लेकिन उनके साथ अगर कोई ज्यादती हो रही है खान साहब के साथ, उसको भी तो गलत कहे ना। मैं तो देखे, मैं तो वो तो हर तरह की शिकायत मैं तो जमहूरियत जो है उसकी और आइन की बात इसलिए ही करता हूँ क्योंकि मुल्क तरक्की तभी कर सकता है जब जमहूरियत और आइन की अमल जो है वो सुप्रीम होंगे और उसके अंदर किसी के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। हाँ, मैंने कल जो है वो ये वाली बात परसों रेज भी की कि इनके ऊपर जब पाबंदी लगी तो इसके खिलाफ मैंने कहा कि जी बिल्कुल पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, और वो हटा ली गई पाबंदी। लेकिन बात ये है कि आप भाषण ना दें, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ आप अपने किरदार को देखें। जो आपने जो हरकतें की हैं ना पिछले 14 साल इस मुल्क की जमहूरियत को तबाह बर्बाद करने के लिए, आप पे जचता नहीं है जो बातें आप कर रहे हैं। इसका बड़ा सिंपल जवाब देते हैं कि मैंने अकेले नहीं की है। नादिया की तरफ मैं जाती हूँ। नादिया, ये जो स्टेटमेंट अभी जिसपे हम बात कर रहे हैं, इसको आप कैसे देख रही हैं कि उनके बगैर फिर खान साहब से रहा भी ना जाए और उनको आजकल सहा भी ना जाए, ऐसी एक सूरत हाल लग रही है। एक तरफ वो कह रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी इन्होंने नहीं होने दी, दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि कन्विक्शन भी इन्हीं की वजह से हुई। आपको कॉन्ट्रडिक्शन नजर आती है या हम इसको इस तरीके से देख रहे हैं?
नहीं, मुझे तो बहुत कॉन्ट्रडिक्शन नजर आती है। देखिए, एडमिशन है, क्या वो ये बताना चाह रहे हैं कि इसका मतलब नवाज शरीफ साहब जो है उनको जबरदस्ती कन्विक्ट कराया गया क्योंकि उस जीआईटी के अंदर ब्रिगेडियर्स को बिठाया गया था? अगर ऐसा है तो फिर तो ये नफी है इमरान खान साहब के पूरे बयानिए की। वो फिर क्यों कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब चोर हैं, डाकू हैं? फिर उन्हें कहना बंद कर देना चाहिए। दूसरी बात, अलीम खान का भी जिक्र हुआ और इसी इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मुझे पता ये चला जब मैंने मालूम किया कि अलीम खान साहब जो है वो गवर्नमेंट लैंड जो है उन्होंने कब्जे किए हैं उसके ऊपर, एंड दिस आई थिंक वाज द एंड ऑफ हिज सेकंड ईयर एंड स्टार्ट ऑफ द थर्ड, दैट्स व्हाट ही हैज सेड। अगर ऐसा था तो आप तो हमेशा जो है वो नीट एंड क्लीन लोग चाहते हैं ना। आप कहते हैं कि माफिया और चोर और करप्ट लोगों को मैं एहतसाब के इस बयानिए पर आया हूं, तो अलीम खान साहब को पार्टी से निकाल देना चाहिए था आपको, लेकिन उस वक्त आपने नहीं किया। इसलिए नहीं किया क्योंकि आपकी हुकूमत जो है वो बहुत चंद वोटों से खड़ी हुई थी। तो देखिए, ये बड़ा तजाद है कि आपको जो सूट करती है करप्शन, उसके बारे में आप बात करना चाहते हैं, जिससे आपकी हुकूमत गिरती है वो आप बात नहीं करना चाहते, ना आप निकालते हैं। फिर आप उसी स्टैब्लिशमेंट से बैकडोर राब्ते भी करते हैं जिनको आप रोजाना अटैक करते हैं। फिर आप ये भी बताते हैं अपने इंटरव्यूज में जो पे दर पे हुए आपसे, उन्होंने क्या नहीं कहा, अब की दफे मैं आऊंगा मुझे 2/3 अक्सरियत चाहिए, वरना फिर मुझे फोन कराने पड़ते थे एजेंसी से कि आइए और आके वोट डालें, यानी जिनकी इत्तेहादी जमातें थी। तो इसका मतलब उस वक्त आपके लिए हलाल था कि आप एजेंसीज का इस्तेमाल कर रहे थे, और अब सडनली आप कहते हैं कि उनका सियासी रोल नहीं होना चाहिए या वो किस तरह से काम करती हैं। तो ये या तो देखिए, इमरान खान साहब शुड कम आउट लाउड इन दी ओपन कि अब जब मैं बरसर इख्तिदार आऊंगा तो मैं अपनी जो मुक्तदरा है उनको उनके आईनी दायरे कार में रखूंगा, उनका सियासत में अमल दखल नहीं होगा, ना ही किसी किस्म की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में, वोट डलवाने में, जबरदस्ती लोगों को अपनी तरफ लाने में। ये सब मैं करके दिखाऊंगा। यही बात देखिए, नवाज शरीफ साहब जब हुकूमत में नहीं होते तो वोट को इज्जत दो का नारा लगाते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग। इस वक्त क्योंकि हुकूमत में है तो इसलिए वो भी वही काम कर रहे हैं जो कि इमरान खान साहब जब हुकूमत में होते थे तो किया करते थे, और यही अलमिया है तमाम सियासी जमातों का। जी नादिया, बिल्कुल जिस तरह आपने कहा, ये एक लाउड एंड क्लियर आने का मौका मुझे लगता है इस इंटरव्यू में उनको दिया गया था। एक सवाल इस किस्म का किया गया कि आइंदा के लिए फिर आप क्या सोचते हैं। उन्होंने फिर भी गोल मोल बात ही की। उन्होंने कहा कि आगे जो है वो ज़रूरत फिर भी पड़ती रहती है उन लोगों की, तो उन्होंने कोई स्टांस इतना क्लियर इसके ऊपर नहीं लिया। आलमगीर साहब, अब अगर आप लोगों के एहतजाज की हम बात कर लें, मैं इस्लामाबाद में इस वक्त बैठी हुई हूँ, आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पर लोगों को बड़ी मुश्किलात पेश आई हैं पिछले चंद दिनों में। जो रिपोर्टर कवर कर रहे हैं उनसे हमने आज भी बात की, ज़्यादातर का कहना है कि दर्जन भर लोग हैं मोटरवेज़ के ऊपर, मुख्तलिफ मकामात पे। हमने ऑडियो भी सुनी पीटीआई के लीडरान की, और यही कहा गया कि कन्वे किया गया पार्टी लीडरशिप की तरफ से कि सड़कें बंद करनी है। चंद दिन पहले जो ऑडियो सामने आई थी, आप नहीं समझते कि इनकन्वीनियंस जब कॉज होती है शहरियों को, तो उससे फिर अवामी हमदर्दी जो इस वक्त लीडर के ऊपर अटैक के हवाले से है, आप लोगों को वोट की शक्ल में भी नज़र आती है, इसका आप लोग हवाला देते हैं, तो वो जो है उसमें कमी आएगी, और बल्कि उसमें गम व गुस्सा लोगों के अंदर उसकी लहर आ जाएगी, जो कि रावलपिंडी इस्लामाबाद के शहरियों में है काफ़ी हद तक। मैं आपके सवाल से पहले एक छोटा सा जवाब दूं कि देखें, इमरान खान साहब ये कह भी चुके हैं और मैं उनकी बात दोहरा रहा हूँ। हम समझते थे कि इदारे करप्शन यानी एहतसाब के अमल में हम और इदारे एक पेज पर हैं, और इसीलिए हम माजी में साथ थे और अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे हमारे मुख्तलिफ औकात में, लेकिन वो ज्यादा देर चल नहीं सका। नंबर एक। नंबर दो, ये अब मैं आपके जवाब की तरफ आऊं, और साथ ही अलीम खान के ऊपर करप्शन नैब के केसेस थे, सिफ्तैन खान के ऊपर नैब के केसेस थे, जहांगीर तरीन को निकलना पड़ा, वजीर आजम से दूर होना पड़ा क्योंकि उन पे चार्जेस इल्जामात लगे, और इमरान खान का कई इन्फ्लुएंस अमल दखल नहीं हुआ इन सारे मामलात में। ये उसके क्लोज तरीन लोग थे। अब मैं आऊं आपके जवाब की तरफ। I'm so sorry आलमगीर साहब टू इंटरप्ट, लेकिन आलमगीर साहब, आलमगीर साहब, अब सर इफ यू कैन अलाउ मी, क्या आलमगीर साहब ये बता देना कि सिर्फ अपने पास से हटाने के लिए, सिर्फ अपने पास से हटाना क्या होता है आलमगीर साहब? आपको तो पार्टी से उनको निकाल देना चाहिए था, क्योंकि आपका तो एक हाई मॉरल ग्राउंड है जो कि इमरान खान साहब लेते आए हैं। और इस इंटरव्यू में कह रहे हैं कि एलडीए से मुझे पता चल गया था, जब फिर मुझे शोर हो गया, इसलिए मैं अलीम खान को नहीं बनाना चाहता था, पहले पार्टी में मैंने शामिल किया, महज इल्जामात थे। तो महज इल्जामात पे बाकी सियासतदानों को चोर डाकू हर चीज करार दे दिया जाए आलमगीर साहब, और यहाँ पर अलीम साहब के ऊपर जो है वो आखिरी दम तक। जी, प्रूफ होंगे तो एक्शन लेंगे ना।
लेकिन एक इन्वेस्टिगेशन चल रही है, एक वजीर आजम खुद को दूर कर रहा है उससे, इसका क्या मतलब है, क्या मायने है कि वो इन्वेस्टिगेशन पे इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा, वो इदारों पर अपना असर और रसूख नहीं इस्तेमाल कर रहा। बड़ी सिंपल सी बात है, लेकिन इल्जामात साबित किसने करने, नैब ने करने ना। तो वो यही तो प्रॉब्लम थी जो इमरान खान साहब आज बात दोहरा रहे हैं। बाकियों पर भी तो मेरा सवाल ये था ना, आपके सियासी मुखालफीन पे भी जो केसेस अभी रेफरेंस भी नहीं फाइल हुए थे, उनको आप लोगों ने चोर डाकू तो करार दे दिया था आलमगीर साहब, लेकिन बहरहाल ये एक लंबी डिबेट है। मोहतरमा कन्विक्टेड है सियासी मुखालफिन, यहाँ पर ये भी है इस वक्त। नहीं, आप शुरू से कहते हैं, आपका पहले दिन से जब केसेस रेफरेंस नहीं भी फाइल हुए थे तब भी आप चोर डाकू ही उनको कहते थे, लेकिन बहरहाल ये एक और प्रिंसिपल बातों की, ये इसका कोई जवाब ऐसा बनेगा नहीं। आप ये मेरे दूसरे सवाल की तरफ आ जाएं अगर आलमगीर साहब। दूसरा जवाब ये है कि इमरान खान साहब पर गोली चलाई गई, कातिलाना हमला हुआ, ये बहुत बड़ी नौयत का वाकया था। और माजी में किसी छोटे गली के काउंसलर या छोटे लीडर पर भी इस किस्म का हादसा वाकया होता तो पूरे इलाके में आग लग जाती है, पूरे इलाके में जो है वो एक वायलेंस की लहर फैल जाती है। मुझे बताएं, पूरे मुल्क में कहीं कोई एक वाकया रिपोर्ट हुआ कि तहरीक इंसाफ के वर्कर ने बदले में किसी पर गोली चलाई? तहरीक इंसाफ के वर्कर ने सरकारी इमलाक को कोई कोई जलाया, नुकसान पहुंचाया, लोगों का कत्ल-ओ-आम किया? सड़कों के ऊपर आग लगाई गई, आज मोटरवे के ऊपर कील ठोके गए, कल की बात है ये। एहतजाज हमारा हक है, हमने किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाया बदले में। माजी में इसकी तारीख रही है, किसी लीडर पर हमला होता है तो यहाँ इंसानों को नुकसान पहुंचाया जाता है। एहतजाज हम करेंगे, एहतजाज हमारा हक है, राइट है, पुरअमन एहतजाज हम जगह जगह कर रहे हैं। खैर बहरहाल मेरा ये सवाल था कि जो आवाम को इससे तकलीफ पेश आ रही है, आप ब्रेक के बाद उस पर बात कर लीजिएगा। अफनान साहब क्विकली कुछ कहना चाह रहे हैं, जो ये भी बात कर रहे थे, प्रोग्राम के आखिरी लम्हात है, क्विकली 2-3 चीज़ें हैं। एक तो जिस तरह अफनान साहब मैंने पहले कहा, मुनीज़े जहांगीर साहबा ने ये रिपोर्ट किया था कि उनकी इतलात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से भी, वहाँ से भी टेयर गैस और जो प्रॉपर मास्क होते हैं टेयर गैस से बचने वाले, वो बड़ी तादाद में लाए जाएंगे यहाँ पर। तो आप लोग अगर इस तरह का कुछ सोच रहे हैं कि ताकत का भी इस्तेमाल किया जा सकता है मुजाहिरीन को रोकने के लिए, तो लगता है कि दूसरी तरफ से भी ऐसा ही होगा। तो ये क्या कोई सही तरीका होगा या मामला ज़्यादा फिर इससे ख़राब? हुकूमत सोच क्या रही है इस वक्त? देखिए, अगर इस तरह कोई सूबाई हुकूमत जो है वो चढ़ाई कर दे इस्लामाबाद के ऊपर और वो जो है उसको अगर आप आने देंगे, तो फिर तो ये आप एक दरवाज़ा खोल रहे हैं कि ये हर दफ़ा यही हुआ करेगा कि जो है वो सूबाई हुकूमत अपने जो भी उधर की हुकूमत होगी वहाँ से वो अपने लोगों को टीयर गैस के मास्क देगी, टीयर गैस देगी और वो पुलिस पे आगे यहाँ पे धावा बोल दे और फिर अपनी मर्ज़ी कराएं, जो भी वो मर्ज़ी करते फिरें। तो इस तरह तो ज़ाहिर मुल्क नहीं चल सकता। आपको एहतजाज करने का हक है, आप टीयर गैस करने का आपको हक नहीं है, ना ही सरकार आपको टीयर गैस के मास्क दे सकती है। ये कौन सी दुनिया में होता है कि जी आप जो है वो सूबाई हुकूमत जो है वो, ये तो इस तरह हो गया जैसे कोई पानीपत का मैदान है इस्लामाबाद, यहाँ पे लश्कर लेके चढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं। तो अगर कोई इस तरह का गैर कानूनी, अगर कोई ये टीयर गैसिंग करेगा, ये गैर कानूनी होगी, इसके ऊपर ताकत का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये मैं वाज़ेह तौर पर बता रहा हूँ। आप ये नहीं कर सकते कि आप विफाक के ऊपर अपना टीयर गैसिंग करें, या आप जो है वो आप कोई पुलिस वाले थोड़ी है। पुलिस को ये कानूनी तौर पे क्या हासिल है टीयर गैस करने? आप लोग ये क्यों भूल जाते हैं? दोनों नहीं, हुकूमत है, लेकिन आप सरकारी मशीनरी आम आवाम को, पुलिस उनके साथ है, आम आवाम को आप इस तरह टीयर गैस दे के इस तरह नहीं भेज सकते हैं। कहते हैं कि आप जो जाके चढ़ाई कर दे, कल को यहाँ से हम टीयर गैस देके उधर पेशावर भेज दें कि जी उधर चढ़ाई कर दो, फिर क्या होगा? नादिया, हमले से लेकर अब तक मैं 2-3 चीज़ें आपसे जानना चाह रही हूँ, अगर क्विकली इन पे आप बात कर पाएँ। कि एक तो जो सूबों में इमरान खान साहब की यकीनी तौर पे हुकूमत है, लेकिन अब तक जो अवामी रद्द-ए-अमल आपको नज़र आया, एक इनकलाब वाली शक्ल उसके अंदर आपको क्या नज़र आई है? खान साहब के ऊपर अटैक हुआ, उसके बाद से उन्होंने लोगों के नाम लिए हैं, डायरेक्टली हिट किया। दूसरी बात है, आपको लगता है कि आगे फैसिलिटेट करेंगी सूबाई हुकूमतें अगर इस्लामाबाद की तरफ आते हैं, जिसका भी हम जिक्र कर रहे हैं? और इस पर भी बात कर लीजिएगा कि आज इस सारे माहौल में जब हम ये बातें कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब फैमिली लंच कर रहे थे लंदन में, ये कैसे टेस्ट में जाता है, क्या तासुर जाता है इससे? देखिए अफसा, ये जो बात है, जो एहतजाज की कॉल है, उसके हवाले से अंदरूने खाना ये खबरें भी थी तहरीक इंसाफ में कि इमरान खान साहब इस पर नाराज भी हुए थे और बाकायदा ये एग्जाम्पल भी दी गई थी कि मोहतरमा के ऊपर जब हुआ था हमला और उनकी खैर शहादत हुई तो उसके बाद किस तरह से पूरा पाकिस्तान निकला था। यहाँ प्रोटेस्ट नहीं के लिए लोग नहीं निकल रहे। देखिए, इनकलाब और हकीकी आज़ादी या तहरीक ऐसे नहीं होती कि वो टाइम्ड हो, आज नहीं कल होगी, शाम 5 बजे होगी, नहीं अब 6 बजे होगी, तुम इतने लेकर आ जाना। ये तो लोग होते हैं ना जो कहते हैं कि काफले दर काफले हर वक्त जो है
वो जोक दर जोक चलते चले जाते हैं। हकीकी आज़ादी जो है वो इस तरह से नहीं होती, और वाकई वो प्रोटेस्ट हमको नहीं नजर आया जो आना चाहिए था, क्योंकि बहरहाल इमरान खान साहब एक बहुत बड़ी मकबूल जमात के लीडर हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, उन पर बाकायदा कातिलाना हमला हुआ। लेकिन प्रोटेस्ट का मतलब ये हरगिज नहीं था कि वो बाहर निकलते तोड़ फोड़ करते, लेकिन गम और गुस्से का इजहार जरूर किया जाता है। अब देखें, ये पीटीआई के लिए बहुत बड़ा टेस्ट है अफसा, कि विदाउट इमरान खान उन्होंने इस मार्च को लीड करके रावलपिंडी तक लेकर जाना है, जहां से इमरान खान साहब ने ज्वाइन करना है। और इमरान खान साहब दिन में एक खिताब कर सकते हैं वीडियो लिंक के जरिए, वो बार बार उस तरह से खिताब नहीं करेंगे जिस तरह से वो जब खुद लीड कर रहे थे। तो इसीलिए इनकी ये क़यादत का बहुत बड़ा इम्तिहान होगा कि क्या वो खातिर खा लोग ला सकते हैं, और यही वो खातिर खा लोग होंगे जो कि प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं, जो कि पीटीआई की अल्टीमेट डिमांड है। आपका दूसरा सवाल अगर आप प्लीज काइंडली आप सर रिपीट कर दें जो आप कह रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब के हवाले से अगर क्विकली आप इस पे बात करें। प्राइम मिनिस्टर साहब ने वैसे तो मुलाकात की, लेकिन उन्होंने इसको एतराफ नहीं किया इसका इंटरव्यू में। जी जाहिर है कि ये कह दें कि वो फैमिली लंच कर रहे हैं, इसके ऑप्टिक्स तो बड़े अजीब लगते हैं कि मुल्क में एक बेचैनी की सूरत हाल है और वो क्या वहां जाके लंच कर रहे हैं। लेकिन हम सब जानते हैं कि ये जो मीटिंग हुई होगी, जाहिर है सियासी मामलात के ऊपर आने वाले चीफ के हवाले से बात मशावरत की जा रही होगी, किस तरह से इसको डील करना है लॉन्ग मार्च को, इस पर बात की जा रही होगी, ये सारी बातें होंगी। लेकिन ये शायद मेरे ख्याल से ये उसी तरह का बयान होगा आपसा कि जैसे इमरान खान साहब, आपको याद होगा कि जब उनके ज़माने में लॉन्ग मार्च हुआ करती थी तो एक तस्वीर सोशल मीडिया पर आ जाती थी कि वो अपने कुत्ते के साथ खड़े हुए हैं, वो कहीं लॉन में चाय पी रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है जी, सही आपने हवाला दिया। मेरे पास वक्त कम है, मैं क्विकली आलमगीर साहब का भी वही वाले ऑप्टिक्स है। आप कहती हैं कि बस ठीक है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। आलमगीर साहब, आप लोगों की तरफ से मेक श्योर किया जाएगा कि सूबाई सतह पे जो भी हम खबरें मीडिया में रिपोर्ट होती देख रहे हैं, उस तरह से कोई सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल ना किया जाए, जैसे फिर आगे से कोई ताकत का भी इस्तेमाल ना हो आपके मुजाहिरीन के ऊपर। और डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जो नवाज शरीफ साहब को मिल गया है, उस पर भी अगर आप कुछ कहना चाहें। देखिए, हमारी तारीख रही है पुरअमन एहतजाज की। 25 मई को भी एक लॉन्ग मार्च हुआ था। इन्होंने 1 से 2 दिन पहले पंजाब में, सिंध में जगह जगह रेड मारी, 4 दीवारी का तकद्दुस, पर्दे का तकद्दुस पामाल किया। अल्लामा इकबाल के जो घर है उसमें ये घुसे, उसका ख्याल नहीं रखा। तो ये तो इनकी तारीख है। और फिर इस किस्म के बयानात के सर कुचल देंगे। और ये देखिए, ये इनकलाब ही है जो गोलियां चलवाई जा रही है। खौफ है लॉन्ग मार्च का, इनको खौफ है कि इमरान खान पहुंचेगा पिंडी। इनको इसीलिए मीडिया सेंसरशिप की जा रही है। ये इनकलाब ही है जो इतना अरसा तक, ये पिछले 4-5 माह से ये तहरीक चल रही है और जिंदा है अभी तक। और एहतजाज मुल्क के कोने कोने में हुआ है। वो अलग बात है कि मीडिया सेंसरशिप है, लोगों को धमकाया जा रहा है, उठवाया जा रहा है, नामालूम नंबर से कॉल्स आ रही है, कोई दिखा नहीं सकता, तो नजर नहीं आ रहा लोगों को। इनकलाब जारी है। आज आप देखें, इमरान खान पर हमला हुआ, वो घर पे, उसके बावजूद तहरीक जारी है। तो ये इनकलाब ही है। और रही बात, हम पुरअमन रहेंगे, पेशावर से हो या लाहौर से हो, जो भी काफिले निकलेंगे वो पुरअमन रहेंगे। कोई कानून हाथ में नहीं लिया जाएगा। इमरान खान साहब कैटेगोरिकली कह चुके, बल्कि यहाँ तक कह चुके हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने हमारे लिए दायरे कार तय करेंगे उसके मुताबिक हम एहतजाज करेंगे। जी, हम देखते हैं फिर आने वाले दिनों में कि इस हवाले से ही चलते हैं मामलात। यानी आलमगीर साहब, आलमगीर खान, अफनानुल्लाह खान साहब, नादिया नकी साहब, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत के लिए। नाज़रीन, कल हम एक और बहुत अहम मौजू के ऊपर बात करेंगे, जो कल एक सवाल खड़ा हुआ हमारे कॉलीग सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ साहब की जो शहादत, उनका कत्ल है बेईमाना, उसके हवाले से ये मामला मजीद उलझता जा रहा है, जिसमें बहुत परेशानी और गम गुस्से की एक सूरत हाल है। कल दुनिया न्यूज़ के ऊपर कामरान शाहिद साहब ने उनके हवाले से ये इंकशाफ किया कि उनके पोस्टमार्टम से ये मालूम होता है कि उनके ऊपर बदतरीन तशद्दुद किया गया कत्ल करने से पहले। लेकिन हम हैरान है कि हुकूमत ने, पाकिस्तान में भी उनका पोस्टमार्टम हुआ, अब तक कोई इस बारे में, वजीर दाखिला जो पहले दिन आकर बहुत सारी बातें कह गए थे इस केस के बारे में, क्यों कोई अपडेट नहीं दे रही है हुकूमत, क्या सोच रही है। दूसरा, हमें यह भी एक दावा किया गया है अरशद साहब की फैमिली की तरफ से कि उनको पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं दी गई। मीडिया तक ये पहुंच चुकी है, मीडिया अपने सोर्सेज से भी हासिल कर सकता है, लेकिन यह मामला जितना उलझ गया है इसके ऊपर इंशाल्लाह कल हम जरूर बात करेंगे। आज के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।